हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले आएगा आपका रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि मैंने आपको बताया ना, एक जनरल मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी जाती है, A इज इक्वल टू AIJ, और ये होता है इसका ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रो यानी कि M इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम यानी कि N। तो जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स X है और वो लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर दो रो हैं। कौन सी रो है? एक पहले ये रो है और एक पूरी ये रो है। तो ये R1 है और ये आपकी R2 है। और कॉलम इसके अंदर तीन है, C1 C2 और ये वाला कॉलम आपका C3। तो अब इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 2/3। देख रहे हैं ना, 2/3। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसे ही यदि कोई दूसरी मैट्रिक्स हम लेना चाहें, 1 2 3 7 8 9, तो आप देखिए इसके अंदर आप जो रो हैं अब वो बढ़ गई। ये R1, ये R2 और ये R3। यानी इसके अंदर तीन रो हैं और कॉलम इसके अंदर कितने हैं? दो, C1 और ये कॉलम है C2। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। 2/1 की हो सकती है, 3/4 की हो सकती है, 4/3 की हो सकती है। तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद आती है बेटा रे जीरो मैट्रिक्स, या इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो। एवरी एलिमेंट यानी कि ए मैट्रिक्स विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर सभी अवयव जीरो होते हैं वह हमारी नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ every element of an m/n matrix is जीरो। तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जो नोटेशन है, इसका जो नोटेशन इस तरीके से, कुछ लोग इसको नॉट बोलते हैं, कुछ लोग इसको जीरो बोल देते हैं। जीरो नहीं बोलेंगे क्योंकि जीरो एक संख्या होती है। कुछ लोग इसको नॉट बोल देते हैं, कुछ लोग इसको ओ बोल देते हैं। तो आप नॉट या ओ कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन नल मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो हमेशा यही रहेगा। ये ABC या XYZ से नहीं प्रदर्शित किया जाएगा। तो अच्छा, अब इसमें गौर करने वाली बात है M/n मैट्रिक्स, यानी कि ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ये स्क्वायर भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये रो भी हो सकती है, ये कॉलम भी हो सकती है। अब जरा देखें कैसे। जैसे ये मैट्रिक्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है और स्क्वायर है, जिसका ऑर्डर 3/3 है। ये भी हो सकती है नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है? 3/2 है। ये भी आपकी नल मैट्रिक्स हो सकती है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 रो है, 4 कॉलम है, 3/4 हो सकती है। ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। हालांकि ये
कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी हो सकती है। इसका ऑर्डर कितना है, इसके अंदर कितनी रो है, 1 2 3 4 और कॉलम कितना है 1, तो ये 4/1 की है। ये भी आपकी नल मैट्रिक्स हो सकती है। इसके अंदर कॉलम कितने हैं 4, 1 2 3 4, रो कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1/4। तो जो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं जिस मैट्रिक्स के, वो जीरो मैट्रिक्स। अब आती है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स से सबसे पहले आप समझिए कि लीडिंग डायगोनल क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स के समझने से पहले अब आपको ये समझना है कि लीडिंग डायगोनल क्या होता है। तो लीडिंग डायगोनल से हमारा सेंस क्या है, जरा ये समझें। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर हो सकती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होती है। तो जरा देखें, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, जनरल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, स्क्वायर ही होगी। जरा इस बात पर अटेंशन दें। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मेरी कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर 3/3 ऑर्डर, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होती हैं। जरा इस बात पे आप गौर करें। तो लेफ्ट से और राइट के डाउनवर्ड तक, वैसे तो उसके अंदर दो डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल है, ये वाला, और एक डायगोनल है ये वाला, जिसको मैं पूरी तरीके से ब्रैकेट में ले रहा हूं, ये वाला, ये डायगोनल। आप इसमें गौर करें, इसमें जो सफिक्स आ रहे हैं ये बराबर हैं, 1 1 2 2 3 3, है ना। तो जिसके अंदर ये सफिक्स बराबर चलते हैं, 11 22 33, 4/4 की हो तो 4 4 44 जैसा दिखेगा आपको, तो ये डायगोनल होता है। यानी जो मेन डायगोनल होता है वो आपका फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट, यानी कि आपके बाएं हाथ से और दाएं हाथ के जो नीचे तक आए। ये वाला जो डायगोनल है ये राइट से आ रहा है, ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन मैं सबसे पहले लीडिंग डायगोनल बता रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल, या इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग। अब जैसे मैं कुछ लिखूं, कोई मैट्रिक्स लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, अभी डायगोनल नहीं समझा रहा हूं। जैसे ए मैट्रिक्स मैंने लिखी 1 2 3 3 2 1 और 2 1 4, इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया, ये एक मैट्रिक्स बना दी मैंने। तो अब इसमें जो लीडिंग डायगोनल है वो ये है, ये हमारा जो है ना, जिसके अंदर 1 2 4 आ रहे हैं, ये लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट है, ये हमारा लीडिंग डायगोनल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। मुख्य विकर्ण, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य विकर्ण, है ना। तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो है 1 2 4, ऊपर नीचे वाले एलिमेंट अलग हैं, जो ये वाले एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं। अब डेफिनेशन आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो अब जरा डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, तो डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से आती है। ये डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। गौर करिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आप अपनी हिंदी की किताब में भी पढ़ते रहिए, मैं हिंदी में बता रहा हूं, लेकिन डेफिनेशन में इंग्लिश में लिख रहा हूं। इन विच all elements except
दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। कहने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंतर्गत मेन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, शेष एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू A11, A22, A33, बाकी के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 1, 2, 3 और से सभी एलिमेंट जीरो, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और से सभी एलिमेंट जीरो होंगे। मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो, गौर करें, मेन डायगोनल के एलिमेंट, मेन डायगोनल यानी कि ये एलिमेंट तो नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होंगे और सारे एलिमेंट जीरो होंगे। विशेषता क्या है कि ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होती है। कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, A इज इक्वल टू DIAG डायग, और ये लिख देते हैं 1, 2, 3, बस ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब मैं इस वाली मैट्रिक्स को लिखना चाहूँ तो A इज इक्वल टू लिख दूंगा DIAG डायगोनल, और मैं लिख दूँ इस तरीके से A11, A22, A33। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद आती है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। गौर करिए, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होती है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर ही होगी। लेकिन इसकी एक विशेष बात है कि वो विशेष बात यह है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सब बराबर होंगे, यानी कि समान होंगे। समान का अर्थ जैसे कि A इज इक्वल टू मैं लिख दूं K, ये डायगोनल एलिमेंट है और से सभी एलिमेंट जीरो है। तो ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सभी आंशिक रूप से समान होते हैं। जैसे मैं इस तरीके से लिख दूं कोई मैट्रिक्स 3, 3, 3, 0, 0, 0, तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी समान हैं और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है वो बोली जाएगी डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। अब आती है बेटा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मानी जाती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा रे, ये भी एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है, या मैं कहूं ये भी एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स है। अब चूंकि मैं इसको क्या बता रहा हूं कि ये डायगोनल है, मैं इसको स्केलर के रूप में भी बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें जितने भी डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सभी 1 होते हैं। मतलब मैंने क्या कहा कि स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट यदि 1, 1, 1 हो जाएं तो वह हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कही जाती है। और इसका जो नोटेशन है हमेशा, आप ये गौर करें, इसका जो नोटेशन है वो हमेशा आई होता है। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जरा इस बात पर गौर करें, ये हमेशा स्क्वायर होती है। अच्छा, तो अब मैं लिखूं I2, तो I2 का मतलब सेकंड ऑर्डर इसके, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट तो ये हो गए, ये 1, 1 और शेष एलिमेंट 0, 0, तो ये सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मैं लिखूं I3 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो डायगोनल एलिमेंट 1, 1, 1 और सारे एलिमेंट जितने भी बचे वो सब 0। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होता है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट समान होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का ये अंतर है थोड़ा सा। यहाँ एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स में 1 भी हो सकता है और 1 के अलावा कोई और संख्या हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। अच्छा, अब बेटा इसके आगे अब जो आपकी एक्सरसाइज है, अब मैं ज़रा उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, ज़रा मैं आपको उससे परिचित कराऊंगा, तो आप ज़रा उसको बड़ा गौर से देखिए। इसमें कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। हाँ बेटा, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी अब एक्सरसाइज के लिए शुरू होता है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब तक तो आप टाइप्स पढ़ रहे थे, एक आध टाइप कोई रह गया हो तो मैं बता दूंगा, यदि आपको कोई नजर आए तो मुझे पूछ लीजिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए अब मैं मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, यानी कि मैट्रिक्स अब एक से अधिक है, यानी कि इक्वलिटी की बात है तो वो 2 ही होंगी। तो इक्वलिटी के अंदर क्या है कि 2 मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होती हैं, तो उसके कुछ नियम हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिसेस, जिसमें एक ए है, ये AIJ, इसका एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट भी आपका BIJ है। आर सेड टू बी इक्वल, डेफिनेशन में गौर करें, आर सेड टू बी इक्वल, यानी कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब कही जाती हैं। नंबर 1, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि उनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेकंड, corresponding elements, each element of A is equal to the corresponding element of B। देखिए, each element of A is equal to the corresponding element ऑफ बी। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, यानी इसका परिभाषा जो आपको मैंने लिखाई है उसका मतलब क्या है। यानी कि आपके पास यदि 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये इक्वल कही जाएंगी, 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, सबसे पहले उनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए। यानी कि यदि ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो बी 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए। दूसरा, जो एलिमेंट ए का जिस पोजीशन पर है बी में वही एलिमेंट उसी पोजीशन पर हो तो ही वो मैट्रिक्स आपकी इक्वल कही जाएंगी, अदरवाइज वो इक्वल नहीं कही जा सकती हैं। अब छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपकी ए और वो इस तरीके से है 2 3 0 1, और बी एक मैट्रिक्स है, उसका भी एलिमेंट है 2 3 0 1। तो आप देखिए दोनों के ऑर्डर 2x2, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि इसका ये वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है 1 1, A11, तो वो इसके दूसरे वाले एलिमेंट, ये वाला कौन सा एलिमेंट है इसका, मैं कह दे रहा हूँ B11, तो ये A11 का मान B11 के बराबर हो। ये एलिमेंट कौन सा है 1 2, A12, तो ये एलिमेंट है मेरा B12।
यानी A12 बराबर है B12 के। ये एलिमेंट कौन सा है मेरा, A21, तो ये एलिमेंट हो गया मेरा A21, ये किसके बराबर होना चाहिए, B21 के, तो बराबर B21। ऐसे ही ये एलिमेंट है A22, तो A22 बराबर होगा B22, यानी कि उनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है संगत अवयव, पहला अवयव पहले का, दूसरा दूसरे के। तो पहला और दूसरा तो इसमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एलिमेंट इसमें बहुत होते हैं, तो उनके नाम होते हैं 1 1, 1 2, 1 3। तो 1 1 एलिमेंट इसके 1 1 एलिमेंट के बराबर हो, 1 2 एलिमेंट इसके 1 2 एलिमेंट के बराबर हो, 2 1 2 1 के बराबर हो, इसका 2 2 एलिमेंट इसके 2 2 एलिमेंट के बराबर हो। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स होती हैं वो इक्वल कही जाती हैं। रिमेंबर, वही मैट्रिक्स बराबर कही जाएंगी जिनके ऑर्डर बराबर हों और जिनके संगत एलिमेंट्स भी बराबर हों। इसका उपयोग अधिकतर इक्वेशन या एक्स वाई जेड के मान के निकालने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। यदि मैं आज स्टार्ट कर दूंगा तो बच्चे सिलेबस को करते समय थोड़ा सा पिछड़ जाएंगे। तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट से कहिए कि वो ज्वाइन करें क्लास, जिससे कि उनका जो सिलेबस है वो रेगुलर वे में आ सके। और कल एक्सरसाइज में शुरू करूँगा, कुछ एग्जाम्पल भी बताऊँगा और एक्सरसाइज भी शुरू करूँगा। आप इसके लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए, और मैं हिंट्स दूंगा, कायदे से सॉल्व करूँगा हिंट्स को, और आप फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज न कराने की वजह आज ये है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमने ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो आज मैंने जो कराया है और जो आपको मैंने PDF फाइल भेजी है उसको थोड़ा पढ़ें, जो थोड़ा मैंने बताया है उस वीडियो को बार बार देखें, समझने की चेष्टा करें, और नहीं जो समझ में आए उसको आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।